हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा रिवीजन सेट थर्ड है इंडियन जनरल नॉलेज का। इससे पहले दो सेट हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखे हैं, आप ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप चेक कीजिए। काफ़ी हेल्पफुल दोस्तों ये रिवीजन सेट आपके लिए रहने वाले हैं। और भी जम्मू कश्मीर पे भी ऑलरेडी दो सेट हमने अपलोड किए हैं, इसी तरह कंप्यूटर पे भी किया है। तो आप प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट किया करें। बहुत सारी चीज़ें आपको रिवीजन के लिए प्लेलिस्ट में मिल जाती हैं। आप एग्जाम से पहले एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी जीके की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का रिवीजन सेट जो है, इसमें टॉप 40 एमसीक्यूज रखे हैं। कोशिश की है आपके जो सिलेबस में चीज़ें हैं उसी हिसाब से यहाँ पे भी आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, करना क्या है, आप सब पहले खुद अटेम्प्ट करें। जो भी क्वेश्चन होगा पॉज़ कीजिए वीडियो को, उसके बाद खुद आंसर करिए और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करिए। आपके 40 में से कितने ठीक होते हैं क्वेश्चन, आप कमेंट ज़रूर किया करें। और हर एक बच्चे का कमेंट हम रीड करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए और फर्दर अच्छी और बेस्ट कंटेंट लाने के लिए। तो ज़रूर हमें भी मोटिवेट किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पहली वुमेन कौन थी जिसने नोबेल प्राइज़। देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं मदर टेरेसा करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंडिया नहीं पूछा है, ठीक है। इंडियन का नहीं पूछा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इंडियन नहीं पूछा है। बता दीजिए राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैरी क्यूरी जो है ये पहली हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। अगर क्वेश्चन में पूछा होता फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़, तब जो है मदर टेरेसा होता, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए। कभी भी एग्ज़ाम में जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी से आपका बहुत नुकसान होता है और बाद में आपको वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, लेकिन तब समय नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज़ नोन एज पावर हाउस? कौन से सेल के पार्ट को पावर हाउस कहा जाता है या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है या साइटोप्लाज्म है? आपके सिलेबस में एवरीडे साइंस है दोस्तों। अ, तो वो भी आपको पढ़ के जानी है। यहाँ मैंने भी कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। कोशिश करूँगा 200 क्वेश्चन एवरीडे साइंस पे मैं वो भी लेके आऊँगा दोस्तों, फ्रेम किए हैं। कल ही हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे भी वो डिस्कस एक बार ज़रूर करूँगा। कमेंट आप ज़रूर करें। पावर हाउस ऑफ द सेल दोस्तों किसको कहा जाता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोथिंग? ब्लड क्लोथिंग के लिए कौन सा विटामिन नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन बी? बता दीजिए आप भी राइट आंसर। अपनी जगह पे खुद भी मार्क किया करें आंसर को। यहाँ पे विटामिन के जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल? पहले जो हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है वो कौन है? मिल्खा सिंह है, अभिनव बिंद्रा है, ध्यानचंद है या के डी जादव है? बता दें राइट आंसर इसका क्या होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ अभिनव बिंद्रा। ये पहले इंडिविजुअल हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? कौन सी कंट्री है जिन्होंने इस चीज़ को लीगलाइज कर दिया है, सेम सेक्स मैरिज कर सकते हैं? कौन है? नीदरलैंड है, कनाडा है, स्वीडन है या स्पेन है? तो कौन सी है ऐसी कंट्री, बता दें। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच फिनोमिना एक्सप्लेन द ब्लू कलर ऑफ स्काई? कौन सा फिनोमिना जो है ये चीज़ एक्सप्लेन करता है ब्लू कलर ऑफ द स्काई? रिफ्लेक्शन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन है या एब्जॉर्प्शन है? ये जेकेएसएसपी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट दोस्तों, लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप एवरीडे साइंस पे चाहते हैं तो ऑलरेडी फ्रेम किए हैं। आप कमेंट में बता दें, मैं आपके लिए वीडियो जो है 200 क्वेश्चन की एवरीडे साइंस पे एक ज़रूर लेके आऊँगा। विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन सी डिवाइस जो है यूज़ होती है उसको मेज़र करने के लिए? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है दैट इज़ एमीटर। दोस्तों, ये समय है रिवीजन का। जितनी रिवीजन हो सके, जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए। कोशिश करिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाने की, गूगल से, यूट्यूब से, जहाँ से भी मिलते हैं कोशिश करो रिवाइज करने की। जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है, लेकिन उसको अच्छे से रिवाइज कर लो ताकि एग्जाम में आपको वो चीज़ें कभी ना भूलें। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बारोड फ्रॉम विच कंट्री? जो फंडामेंटल राइट्स का आइडिया है दोस्तों, किस कंट्री से हमने लाया है? आपको पता है हमारे संविधान को बैग ऑफ बारोइंग कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस कंट्री से इंस्पायर हुए हैं वहीं से चीज़ें लाई गई हैं। हर एक चीज़ मोस्टली डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सोर्स से लाई गई है और यहाँ हमारे संविधान में वो चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं।
तो फंडामेंटल राइट जो है वो यूएसए से लाए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है, आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है, विच एक्ट इज आल्सो नोन एज अ मोंटेग्यू क्लेमफर्ड रिफॉर्म। मोंटेग्यू क्लेमफर्ड रिफॉर्म जो है किस एक्ट को कहा जाता है। अब साथ साथ में मुझे बताना है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म किस एक्ट को कहते हैं। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म अगर पूछा जाए तो 1909 है, लेकिन मोंटेग क्लेमफर्ड रिफॉर्म जो है वो 1999 में। अब जिसको पता है वो मुझे ये बताएगा कि इस एक्ट में खास क्या चीज़ हुई थी, ज़रूर कमेंट करें। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 पे। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। हर एक टॉपिक पे मैंने सेपरेट और डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया है फंडामेंटल राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन पे इंपॉर्टेंट वीडियो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। तो बता दें कहाँ से ये आइडिया जो है लाया है, तो ये लाया है दोस्तों आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच इज़ द ड्राइस्ट प्लेस इन इंडिया। ड्राइस्ट प्लेस दोस्तों कौन सी इंडिया में, जैसलमेर है, लेह है, चिरापुंजी है या बरमार है, कौन है इसमें राइट आंसर। कोशिश करें खुद आंसर करने की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है, लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और कमेंट में भी बताया करें। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट में से क्वेश्चन है, द मॉनसून इन इंडिया इज मैनली काज्ड बाय विच विंड। किस विंड से मॉनसून इंडिया में आता है। ट्रेड विंड है, वेस्टर्लीज है, साउथ वेस्ट मॉनसून है या नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है। बताएं राइट आंसर। मोस्टली जो इंडिया में बारिश होती है दोस्तों समर सीजन में खासकर, ये साउथ वेस्ट मॉनसून से होती है। ठीक है, और यही मॉनसून जब वापस आता है बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठा के तमिलनाडु में बारिश करता है, तो इस फिनोमेना को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, यानी रिट्रीटिंग मॉनसून भी कहते हैं। ठीक है, और जो नॉर्दर्न इंडिया में दोस्तों विंटर में बारिश होती है, तो वो दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। इंडिया की पूछा जा रहा है दोस्तों हाईएस्ट माउंटेन पीक। अगर वर्ल्ड की पूछी जाती तो माउंट एवरेस्ट थी। ठीक है, लेकिन यहाँ इंडिया की पूछी जा रही तो कंचनजुंगा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजुंगा कौन सी स्टेट में है, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मालाबार कोस्ट लाइज अलॉन्ग विच स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सी स्टेट में मालाबार कोस्ट जो है दोस्तों पाई जाती है। गुजरात में है, केरला, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। करें आप भी इसका राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब आप एग्जाम में जाते हैं ना तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन जब आपने ध्यान से पढ़ लिया ना तो उसका आंसर आपको खुद ब खुद आ जाता है, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा। आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो ऐसा है, मतलब पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हैं, एक दो वर्ड देखते हैं, कभी कभार उसमें नॉट दिया होता है, तो तब तक आप OMR को फिल कर चुके होते हैं, फिर आपके पास कोई भी मौका नहीं होता है आप इसको अरेज कर पाएँ, आप इसको साफ कर पाएँ, है ना, रीफिल कर पाएँ। तो इन चीज़ों को सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, पूछ क्या रहा है। कभी कभार क्या होता है ना, एंड पे क्वेश्चन को घुमाया जाता है ना, वो कोई और चीज़ पूछ रहा है, तो आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से करना है, ताकि नेगेटिव मार्किंग से जितना आप बच सको उतना एग्जाम में बचिए, अपने आप को बचाइए, वरना नेगेटिव मार्किंग आपको बहुत नीचे लेके आती है। और खासकर इंग्लिश में, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एग्जाम में लगता है कि ये सारे के सारे ठीक है, लेकिन जब आप बाहर आते हैं, जब आप घर पे आके चेक करते हैं, आंसर की के बाद चेक करते हैं, तो आप वहाँ पे पाते हैं कि हमारे क्वेश्चन तो मोस्टली गलत है। तो वहाँ से फिर आपके अगर 25 नंबर यहाँ कांस्टेबल में इंग्लिश है, तो आपके नेगेटिव मार्किंग होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को और फिर आंसर करिए। कभी कभार नहीं भी आता है तो एलिमिनेशन मेथड उसको आप कोशिश करें, उससे निकालिए क्वेश्चन। एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आता है। विच क्रॉप इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर इन इंडिया। कौन सी क्रॉप को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, बताएं राइट आंसर। ये है ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन फाइबर, जूट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। कौन सी स्टेट जो है व्हीट में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस व्हीट करती है, बताएं राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन फ्लड वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ या विद विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ऑपरेशन फ्लड जो है कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करता है या रिलेट करता है। व्हीट है, राइस है, मिल्क है या शुगर कैन है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ मिल्क। ठीक है, और मिल्क के साथ जो रेवोल्यूशन रिलेटेड है दैट इज़ वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, सारे रेवोल्यूशन हमने पढ़ाए हुए हैं एग्रीकल्चर वाली वीडियो में, उसको एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। हु काइंड द स्लोगन जय जवान जय किसान। किसने ये स्लोगन जो है काइंड किया है, जय जवान और जय किसान। जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने या सरदार पटेल ने। तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, एंड तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है, अच्छे क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए। हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, भगत सिंह है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी भी कहते हैं, ठीक है, और पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। भगत सिंह को क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? मार्टियर ऑफ इंडिया, ठीक है। और क्या कहते हैं इसके अलावा, मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इन्हीं को कहते हैं। नेक्स्ट है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। आप मुझे खून, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय? बताए राइट आंसर। पंजाब केसरी अगर पूछा जाए तो लाला लाजपत राय को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था, ठीक है। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी इंडियन पर्सनैलिटी को पैरोट ऑफ इंडिया कहते हैं? यानी उर्दू में हम या हिंदी में कहें तो तोता हिंद इससे किस को कहा गया है? विक्रम साराभाई को, डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम को, होमी बाबा को या अमीर खुसरो को? किसको पैरोट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये है अमीर खुसरो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इंडियन क्रिकेटर इज नोन एज द गॉड ऑफ क्रिकेट? किस इंडियन क्रिकेटर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है? गॉड ऑफ क्रिकेट, सुनील गावस्कर, MS धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर? यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, विच कंट्री वन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप? कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे पहला वर्ल्ड कप जो है वो जीता था? वेस्ट इंडीज़ थी, ऑस्ट्रेलिया थी, इंग्लैंड थी या इंडिया थी? तो ये थी वेस्ट इंडीज़। 1975 में आई थिंक इन्होंने पहला जो है वो वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? इनमें से सार्क आपके सिलेबस में है, सार्क है, एशियन है, UNO, सभी पे क्वेश्चन रखे हैं, आप इत्मीनान से बैठिएगा। म्यांमार इसका सार्क का मेंबर नहीं है, मालदीव्स नहीं है, नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, कौन सा नहीं है? नॉट है यहाँ पे, ठीक है। बता दे राइट आंसर आप ही। देखिए मालदीव्स भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, लेकिन म्यांमार जो है इसका पार्ट या इसका मेंबर नहीं है। ऑब्जर्विंग मेंबर में है लेकिन जो फाउंडिंग मेंबर है उसमें नहीं है। सार्क का सेक्रेटरीट कहाँ पे है या हेडक्वार्टर भी हम कह सकते हैं, कहाँ पे है? दिल्ली में है, ढाका में है, काठमांडू में है या कोलंबो में है? तो कहाँ पे है? अगर आपने अलग से सार्क पे वीडियो देखनी है, एशियन पे वीडियो बनी है, UNO, वीटो पावर, सारी वीडियोस बनी है, वहाँ पे जाके देखिए। यहाँ हम आपके सिर्फ रिवीजन के लिए MCQs लाए हैं, तो ये काठमांडू में इसकी सेक्रेटरीट है। नेक्स्ट है विच एशियन कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? एशियन कंट्री कौन सी है जिसे राइजिंग सन कहा जाता है या लैंड ऑफ राइजिंग सन? चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, थाईलैंड है? तो ये है जापान। आई होप आपने भी राइट आंसर मार्क किया होगा। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को वीडियो का जो लाइक बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। और अब अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियो है, इस एग्ज़ाम के बाद हम कोशिश करेंगे जो भी बच्चे नायब तहसीलदार JK PSI की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस भी यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम। इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, जो भी सिलेबस उसका रहता है कोशिश करेंगे टॉपिक वाइज वो भी हम करवा दें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन का करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड इन विच ईयर? यूनाइटेड नेशन कौन से ईयर में फाउंड की गई है? एग्जैक्ट डेट मुझे कोई बताएगा कमेंट में। ये है 1945 में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन का मकसद क्या है, टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना। इससे पहले लीग ऑफ नेशन होती थी, वो कब बनी थी? वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद लीग ऑफ नेशन बनी थी, और ताकि वो इसलिए बनी थी ताकि फर्दर कोई वर्ल्ड वार ना हो। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो गया तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन जो है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि वो उतना सक्सेसफुल नहीं रही उसको वर्ल्ड वार को बचाने में, ठीक है, प्रोटेक्ट करने में, पीस को मेंटेन करने में सक्सेसफुल नहीं रही। तो उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये भी आपका UN का ही एक पार्ट है। तो ये किस में इसका हेडक्वार्टर हम कह सकते हैं वो लोकेट करता है? तो वो है आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, हैगू में, ठीक है। और अगर UN का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो न्यूयॉर्क है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया के सेंटर में से पास होता है और इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। ये कितनी स्टेट में से पास होता है? तो वो 8 स्टेट हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ऐसा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार ट्वाइस कट करता है? तो याद रखना माही रिवर है ना।
तो कौन कौन सी वो स्टेट है, 8 स्टेट जिनमें से पास होता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। मैंने यहाँ लिखा है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है। ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़, त्रिपुरा एंड मिजोरम है। ठीक है, आपने क्या करना है, जिसके पास ट्रिक होगी ना तो कमेंट में आप लिख दें ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाए याद रखने में। ठीक है, तो ज़रूर लिखें जिसको भी ट्रिक आती है। इन 8 स्टेट में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद 54th दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, ये थोड़ा सा करंट में से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। कौन है वो, रजनीकांत है, मिथुन चक्रवर्ती हैं, आशा परेख हैं, या आलू अर्जुन है, कौन है वो, तो वो है मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की करेंसी क्या है दोस्तों, टका है, रुपी है, रिंगिट है, डॉलर है, तो ये है टका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंडिया की क्या है, रुपी है। डॉलर कहाँ की है, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच इंडियन सिटी इज आल्सो नोन एज सिटी ऑफ नवाब्स। आपके सिलेबस में मेंशन है इंपॉर्टेंट सिटीज़, उनके निक नेम, पॉपुलर पर्सनैलिटीज़, हर एक चीज़ पे मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की है, मटेरियल भी प्रोवाइड किया, और इस तरह से बनाया दोस्तों ताकि आपकी रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं है, टू द पॉइंट आपको वो चीज़ें भी मैंने प्रोवाइड की। मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होनी चाहिए। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है तो बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, और जिन्होंने नहीं भी लिया है, अभी भी 8 दिन बचे हैं आपके पास। 8 कहाँ हैं, 5-6 4-5 दिन है शायद। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो एक बार अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत आपकी हेल्प होगी। एंड पे मैं बता दूंगा आपको कैसे वो लेना है, तो आप ज़रूर लीजिए, उसको रिवीजन करिए। बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ हैं, और सिर्फ एमसीक्यूज़ भी नहीं है, साथ साथ में जहाँ रेलिवेंट लगता है वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मैंने प्रोवाइड की है। कैपिटल्स दी हैं आपको, आपको पॉपुलर पर्सनालिटीज़ के नाम दिए हैं। ठीक है, शॉर्ट में भी हैं, एमसीक्यूज़ भी हैं, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे मिलेंगे एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन। कौन सी सिटी है जिसको सिटी ऑफ नवाब कहते हैं, तो वो है लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, कौन है वो, तो वो है सरोजनी नायडू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा करंट में से क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इस पे भी मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं ग्रुप में। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे आपका जितने भी इनोवेशन हुई हैं या इन्वेंशन हुई, इन पे है। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया, हर एक चीज़ दी है। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 105, इसमें इंडिया का रैंक है। टॉप कौन है, मुझे कमेंट ज़रूर करें। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपका थोड़ा सा कंप्यूटर में से क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है किसने इन्वेंट की है, तो वो है टिम बर्नर ली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच प्लेनेट इज आल्सो कॉल्ड एज रेड प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। इस पर भी मैंने आपको ग्रुप में वन लाइनर जो है वो टाइप करके प्रोवाइड किए हैं। जो बच्चे ग्रुप में होंगे पहले से स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, लेकिन अभी जो है अब ग्रुप में ज्वाइन कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइनिंग का अब ख़त्म है, क्योंकि 4-5 दिन बचे हैं। तो वो उसका टेन्योर, उसका पीरियड ग्रुप का जो है वो इसी एग्ज़ाम तक है। तो अब इसमें जो कोई भी मैसेज ना करे। अभी भी बच्चे बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं कि सर ग्रुप में ज्वाइन करिए, तो अब आपको ग्रुप में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। हाँ, आपको रिवीजन नोट्स मिल सकते हैं, लेकिन ग्रुप की लिंक जो है आपको नहीं मिल सकती, ना आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि 4-5 दिन बचे हैं। तो अब उसमें ज्वाइन करके भी आप क्या करोगे। ठीक है, हाँ, जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हैं बहुत बेनिफिट उठाया उन्होंने। बता दें रेड प्लैनेट है किसको कहा कहते हैं सोलर सिस्टम में, तो वो है मार्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका लैंग्वेज में से क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हिंदी इन देवानगिरी स्क्रिप्ट टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। ठीक है, हिंदी को देवानगिरी स्क्रिप्ट में कब डिक्लेयर किया गया, तो ये है दैट इज़ 1949 में। नेक्स्ट है G20। ठीक है, सारी समिट पे वीडियो भी मैंने आपको दी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट समिट हुई हैं 2023 में, 2024 में। तो G20 2023 की कहाँ पे समिट हुई थी, तो वो थी इंडिया में। ठीक है, अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 39 हिस्ट्री में से क्वेश्चन है, सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप किसने डिस्कवर किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, हर किसी ने पढ़ा होगा, वास्को डा गामा ने डिस्कवर किया था। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और हैवी सेशन पे, इन विच सेशन द डिमांड ऑफ फॉर पूर्ण स्वराज। कांग्रेस के हर साल सेशन होते थे दोस्तों, लेकिन कौन सा ऐसा सेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, तो वो था लाहौर सेशन। ठीक है, कब हुआ था, 1929। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। कोशिश की आपके जो सिलेबस में चीज़ें हैं उसी हिसाब से यहाँ पे लाई हैं। अगर कुछ रहता है तो कोशिश करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें वो चीज़ डिस्कस करेंगे। और ये है आपके रिवीजन के लिए जो एमसीक्यूज़ दोस्तों, पीवाईक्यूज़, एमसीक्यूज़, मॉक टेस्ट दोस्तों, जो जीके के मॉक टेस्ट होंगे,
आप स्टैटिक जीके आपको 1000 वन लाइनर क्वेश्चन की मिलेगी, 1000 पीवाईक्यूज़ मिलेंगे, जम्मू कश्मीर के वन लाइनर 1000 मिलेंगे दोस्तों। जनरल इंग्लिश के ये यहाँ पे 100 लिखा है लेकिन बहुत ज़्यादा है, और टॉपिक वाइज हैं, आपको एमसीक्यूज़ प्लस आपके जो रूल्स होते हैं वो जनरल इंग्लिश के मिल जाएंगे, जैसे एनालॉगी में मिल देंगे आपको, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, मोडाल्स, क्लासेस, ये सारे आपको वहाँ पे पंक्चुएशन पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद टॉपिक वाइज जो आपका इंडियन जीके है 400 प्लस एमसीक्यूज़ दोस्तों मिलेंगे। जनरल नॉलेज जम्मू कश्मीर का 600 प्लस एमसीक्यूज़ हैं, ऊपर 1000 वन लाइनर क्वेश्चन है। एवरीडे साइंस के ये 400 यहाँ पे लिखे हैं, ये वन लाइनर है, और 200 जो नए बनाए हैं दोस्तों वो भी आपको एवरीडे साइंस पे मिल जाएंगे, वो एमसीक्यूज़ होंगे। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 100 हैं, और 300 वन लाइनर फिर से कंप्यूटर के ऊपर भी कंप्यूटर के हैं 400 प्लस, लेकिन ये वन लाइनर है। ये सारे आपको दोस्तों मुझे नहीं लगता कोई प्राइस ज़्यादा, और लेने वाले बच्चों ने बहुत ज़्यादा जो है वो ले रहे हैं। और हाँ, एक और आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने बार-बार आपको बोला है कि कॉल मत कीजिएगा यार, हम लोग भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और बहुत ज़्यादा आप लोग कॉल करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। जब आपको यहाँ चीज़ें सारी बता दी जाती हैं फिर भी आप कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, एक बार नहीं उठा रहे हैं, दूसरी बार फिर से कॉल कर रहे हैं। कोशिश करें व्हाट्सएप मैसेज कर दें, और रिप्लाई में अगर लेट भी हो जाए 5-10 मिनट, इससे ज़्यादा लेट रिप्लाई नहीं होता है। आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें, अगर नहीं रिप्लाई होता है तो हो जाएगा, 5-6 मिनट आप वेट कर लीजिएगा। तो आप सीधा कॉल करने लग जाते हो सारे, पर्सनल हमारे भी कुछ काम होते हैं, तो ये रिक्वेस्ट है मेरी, कॉल मत करें, कॉल को अवॉइड करें। अगर आपको नोट्स रिवीजन के लिए चाहिए तो आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे, आप सिर्फ मैसेज कर दें कि सर नोट्स चाहिए रिवीजन के लिए। कोशिश करें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दें, अगर थोड़ा लेट रिप्लाई भी होगा, लेकिन जब आपका स्क्रीनशॉट देखते हैं तो उसी टाइम हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो वेट कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, तो कॉल मत करें। तो ये है, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी रिवीजन के लिए। अभी भी टाइम बचा है, 1-2 दिन 4 दिन में अगर आप इन पीडीएफ को फ़ोन से ही रीड कर लेते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको, काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो ज़रूर लें, जो भी बच्चे जिन्होंने लिया है काफ़ी अच्छा बेनिफिट उनको हुआ भी है। लेकिन हाँ, ग्रुप की लिंक आपको अब नहीं मिलेगी क्योंकि समय हो चुका है ग्रुप का, इसी एग्ज़ाम तक टाइम पीरियड था। जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हैं तो बहुत बेनिफिट भी उनको हुआ है, और कोशिश करेंगे हम इसके बाद जेके पीएसआई और नायब तहसीलदार का भी कंटेंट हम बना रहे हैं, वो भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर देंगे। हो सका तो हम उसका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे जहाँ पे आपको डेली पीडीएफ वगैरह जो है वो मिलती रहेंगी। तो उसके लिए भी आपको प्रोसीजर बता देंगे कैसे ज्वाइन करना है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। आपके एडमिट कार्ड भी अब जब बहुत जल्दी डाउनलोड जो है वो हो जाएंगे 25 से। तो आप डाउनलोड कीजिए, अपने एग्ज़ाम सेंटर को देखिए कहाँ पे। हाँ, दूसरी बात, बहुत बच्चे मैसेज करते हैं कि सर इस टाइम पे हम बहुत नर्वस हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ये सबके साथ होता है, किसी एक बच्चे की प्रॉब्लम ये नहीं है, हर एक बच्चे के साथ ही इस टाइम में ऐसा होता है। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा है भूल रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है। अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना जो चीज़ें, तो रिवाइज़ कर लो। बाद में एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे, सामने आपके पेपर जब होगा, क्वेश्चन होगा ना, तो मैं कहता हूँ आपको खुद ही वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं जब आपको क्वेश्चन को देखते हैं। तब तक आपको ऐसा ही लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं, ऐसा होता है जैसे मेमोरी लॉस हो रही है हमारी, मतलब पूरा ब्रेन वॉश हुआ है। तो ऐसा सबके साथ है, किसी एक बंदे की ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एग्ज़ाम टाइम में होता है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, जो पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो रिवाइज़ कर लो, अभी भी समय है 4-5 दिन का, ठीक है। क्या पता इसके बाद ये रिक्रूटमेंट कब आए। अभी देखो एज रिलैक्सेशन के लिए बेचारे कुछ लोग जो हैं वो तरस रहे हैं, नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिक्रूटमेंट 8-9 साल के बाद जो है वो ये आई है। तो हो सकता है ये मौका आपको मिले, इसके बाद 8 साल 10 साल बाद ये रिक्रूटमेंट आए, तो तब तक आप ओवर एज हो जाओ, तो फिर वही प्रॉब्लम एज रिलैक्सेशन वाली हो जाती है। तो ये इसलिए मेहनत करो, ये मौका, इसका अच्छा बेनिफिट उठाओ। इसमें नहीं होता है तो दूसरी आने वाली पोस्ट, लेकिन तैयारी हुई तो आपको कहीं न कहीं काम आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी सजेशन है कि रिवाइज़ करो अच्छे से, इस टाइम को यूटिलाइज़ करो। बाकी रेस्ट ऑफ जो है वो गॉड ऑलमाइटी तक रखो, वो बेस्ट करता है, जो आपकी किस्मत में होता है बस आपने अपने तरफ से हार्ड वर्क करना है। बाकी गॉड ऑलमाइटी जो भी देता है, जो आपके लिए रखा होता है, वो अपने टाइम पे आपको मिल जाता है, तो उसके लिए जल्दबाज़ी कभी नहीं करनी है। अपनी तरफ से चुपचाप मेहनत करते रहो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।